विद्यार्थियों, नमस्कार। आप लोगों को आईआईटी के रास्ते में शुभकामनाएं हैं हमारी। सुप्रीम 60 के हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट जिसमें जेईई में हर साल काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑप्टिक्स पढ़ाने आए हैं। और हमारा ये आज का पहला लेक्चर ऑप्टिक्स के बेसिक फंडामेंटल्स को कवर करेगा। और आज के लेक्चर में कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई भी नहीं होना है, जैसा कि आईआईटी की एक इमेज है कि इसमें बहुत कठिन क्वेश्चंस आते हैं, बहुत टफ होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन अच्छे ही आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत कठिन होते हैं। थोड़ा ट्विस्टेड होते हैं, बेसिक फंडामेंटल्स पर होते हैं। तो आज हम लोग बहुत हाई फाई प्रॉब्लम्स या हाई फाई चीज़ें नहीं करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा भी नहीं करने वाले हैं। आज का ये पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करेंगे, सिर्फ बेसिक चीज़ें इसमें करेंगे जो आपको पूरी ऑप्टिक्स में काम में आएंगी। उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से भी मालूम होंगी, लेकिन फिर भी उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर नेक्स्ट आर कमिंग सेशंस और लेक्चर्स। हमेशा वो यूज़ होते हैं। और इसके पहले कि हम आपको लेक्चर स्टार्ट करें, डायरेक्ट ऑप्टिक्स सब्जेक्ट पर आएँ, आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं कि ऑनलाइन पे ये आपको कैसे मैक्सिमम ग्रास्पिंग होगी। आपको हमारा लेक्चर देखने के बाद किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कहीं से थ्योरी पढ़ना पड़े। नोट्स और थ्योरी पूरी इसी से कवर हो जाएगी, सॉल्व एग्जाम्पल्स भी काफ़ी कवर होंगे और साथ ही साथ प्रॉब्लम्स भी कवर करेंगे। ज़रूरत सिर्फ इस बात की पड़ेगी कि जब लेक्चर कंप्लीट हो जाए तो उस टॉपिक पर आपको कुछ क्वेश्चंस भी करने होंगे अपनी सेल्फ की प्रैक्टिस के लिए। तो कुछ ना कुछ आपके पास होगा ही, अदरवाइज एक बुक हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, इसको आप अपने इंस्टीट्यूट से बात तो आपको प्रॉब्लम करने की प्रैक्टिस भी इसमें हर तरह की प्रॉब्लम्स हैं आपको मिल जाएगी और इसे प्रिपेयर हो जाएंगे। बात करते हैं ऑप्टिक्स की। लेट्स स्टार्ट ऑप्टिक्स। तो ये जो हमारे पास ऑप्टिक्स है, this is the study of light. लाइट के बारे में स्टडी करते हैं और इसकी दो ब्रांचेस हम लोगों के पास हैं। फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड सेकंड वन इज फिजिकल ऑप्टिक्स। इसी को वेव ऑप्टिक्स भी कहते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि किसमें आप क्या क्या पढ़ते हैं। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आप वही सब पढ़ते हैं जिसके बारे में आप सुनते आ रहे हैं। रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन होता है, कॉन्केव मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन होता है, लेंस से कैसे रिफ्लेक्शन होता है, प्रिज्म क्या होता है, और वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, आई इंस्ट्रूमेंट है, उसकी स्टडी हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में करते हैं। और फिजिकल ऑप्टिक्स आपके लिए नया है। लाइट की कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आपको अर्लियर क्लासेस में नहीं बताया जाता है, जैसे लाइट में इंटरफेरेंस होता है, लाइट में डिफ्रैक्शन होता है, लाइट में पोलराइजेशन होता है। ये प्रॉपर्टी वेव से रिलेटेड है, इनको हम फिजिकल ऑप्टिक्स या वेव। तो पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स करेंगे और उसके बाद फिर फिजिकल ऑप्टिक्स करेंगे। आईटी के लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं और हम लोग स्टार्ट करेंगे
आफ्टर ऑल लाइट क्या है? लाइट के कुछ बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? तो लाइट एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो सबने सुना हुआ है। इसको बहुत लोगों ने बहुत तरीके से डिफाइन किया। कुछ लोग लाइट को पार्टिकल मानते हैं, कुछ लोग लाइट को वेव मानते हैं। डुअल थ्योरी ऑफ लाइट कहलाती है। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा आप जानते हैं अपने 11-12 से, ये 9-10 में भी थोड़ा सा है। और लाइट के बारे में हम आपको ये बताएं कि बेसिकली लाइट एक प्रकार की एनर्जी है। लाइट इज एन एनर्जी which helps us to see the objects. लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को करती है। ये बहुत ही क्लास 7 से 8 की डिफिनीशन है। और अगर ये लाइट ना हो तो हम किसी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। और सबसे मिस्टीरियस फैक्ट ये है, लाइट जो सब चीज़ों को दिखाती है वो खुद नहीं देखी जा सकती। यू कैन नॉट सी द लाइट, बट लाइट हेल्प्स यू टू सी द ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स। तो इस बहुत ही डिटेल में हम लोग जब फिजिकल ऑप्टिक्स की शुरुआत होगी तो करेंगे। आज बहुत ही बेसिक चीज़ें बता। जब आपने सीधे डायरेक्ट टॉपिक आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक तो जब आपने 7th में 8th में पढ़ी थी तो आपने ये पढ़ा होगा कि लाइट रे के फॉर्म में चलती है। तो हमें जानना होगा लाइट की रे क्या होती है, ये कैसे। कुछ टर्म जो बार बार आते हैं, रे, बीम, ऑब्जेक्ट, इमेज, तो ये सारे टर्म हमारे पास आते हैं और हमें इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि रे क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है। तो बात करते हैं, लाइट इज एन एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। अब इतने से तो हमारा काम नहीं चलने वाला, तो हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आपकी प्रीवियस नॉलेज को यूज कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैग्नेटिज्म में पढ़ाया जाता है। अंत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत लंबा चौड़ा होता है। अब हम पूरा इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख रहे हैं। ये मेरा स्पेक्ट्रम है। एक्स-रेज, देन गामा रेज, देन एक्स-रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल पोर्शन, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, देन रेडिएटर्स। अब आप जानते हैं कि ये जो पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, दिस इज कंसीडर्ड एज लाइट रेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो पोर्शन जो विजिबल कराता है चीज़ों को, ये रेज जब हमारी रेटिना पर पड़ती हैं तो ऑब्जेक्ट हम देखने में क्लियर, उसको हम लोग लाइट रेज कहते हैं। इस रेंज भी होती है करीब 400 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक ये रेंज रहती है।
इतनी सारी वेवलेंथ्स हैं और ये जो पोर्शन है इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें 7 मेन कलर्स होते हैं। ये भी आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा, विबग्योर होता है 7 मेन कलर्स। वायलेट इनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, इंडिगो थोड़ी ज़्यादा, देन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। और बहुत सारी वेवलेंथ्स हैं और अगर इस वेवलेंथ की रेज निकल रही हैं तब हम कहते हैं कि लाइट रेज आर ट्रेवलिंग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इसी पोर्शन को हम लोग लाइट के नाम से जानते हैं। और ऑब्जेक्ट लाइट दे सकते हैं उनको हम सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। तो जैसे ये मान लीजिए बल्ब है, तो इससे ये रेडिएशंस निकल रहे हैं, तो बल्ब इज ए सोर्स ऑफ लाइट, सन इज ए सोर्स ऑफ लाइट, कैंडल इज ए सोर्स ऑफ लाइट। तो अगर आप एक बल्ब को कंसीडर करते हैं या सनलाइट को कंसीडर करते हैं तो इसमें से रेज निकलती हैं, विजिबल रेज भी निकलती हैं और रेज निकलती हैं, मोस्टली हमें विजिबल पोर्शन से काम है। इसमें बहुत सारी वेवलेंथ की रेज मिल जाती हैं। सन तो ऑलमोस्ट सभी वेवलेंथ मिल जाती है। तो अगर कोई ऐसा सोर्स हो जिससे कि ऑल रेज निकले, वो सोर्स वाइट सोर्स कहलाता है और उससे निकलने वाली लाइट वाइट कलर की दिखती है। तो यानी वाइट कलर कंसिस्ट ऑफ ऑल वेवलेंथ्स। ये सब टर्म आपको बार बार आएंगे। जैसे आपसे कहा गया कि किसी ऑब्जेक्ट पर व्हाइट लाइट पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि उस पर ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स ऑफ लाइट रेज, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पूरा पोर्शन उस पर गिर रहा है। उस पर जो लाइट रे पड़ रही हैं वो येलो कलर की भी हैं, ग्रीन कलर की भी हैं, ब्लू कलर की भी हैं, जितनी तरह की होती है सब उस पर पड़ रही है। अब वाइट सोर्स या वाइट लाइट के बाद आता है कि मान लीजिए कोई सोर्स ऐसा है जो बहुत सारी रेज डाल रहा है, लेकिन उसमें से कुछ मिसिंग भी है, सारी नहीं है, तो उसको बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट। दैट इज पॉलीक्रोमेटिक, मतलब नॉट ऑल बट सो मेनी वेवलेंथ्स, बहुत सारी वेवलेंथ्स पड़ रही हैं। लाइट उस पर जो पड़ रही है उसमें कई कलर्स की वेव्स हैं, कई वेवलेंथ की हैं, लेकिन सम वेवलेंथ्स आर मिसिंग आल्सो, तो उसको पॉलीक्रोमेटिक कहते हैं। ऐसी चीज हो जाए जो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को दे। बहुत फेमस वेवलेंथ है 5500 एंगस्ट्रॉम, ये येलो कलर की लाइट होती है। तो मान लीजिए किसी सोर्स से सिर्फ ये एक वेवलेंथ निकल रही है, तो ये जो लाइट निकल रही है इसको मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक क्या होगा? ओनली वन वेवलेंथ, बाकी सारी इसमें एब्सेंट होगी। किसी भी एक कलर की हो जाए, ओनली रेड हो जाए 7800 एंगस्ट्रॉम की, या ओनली वायलेट हो जाए 4000 एंगस्ट्रॉम की, कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है सिर्फ उस लाइट में, तो उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट कहेंगे। और आगे आपका केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर है। अगर दो तरह की हैं तो बाइक्रोमेटिक, तीन तरह की हैं तो ट्राइक्रोमेटिक, चार तरह की हैं तो टेट्राक्रोमेटिक, और अगर बहुत तरह की हैं तो पॉलीक्रोमेटिक,
और अगर सब हैं तो फिर देन वाइट लाइट कहलाता है। तो हमारे जो शुरुआत के चैप्टर्स हैं वो मोनोक्रोमेटिक लाइट पर है, मतलब हम ये मान करके चल रहे हैं कि जो लाइट रेस पड़ रही हैं वो मोनोक्रोमेटिक है, क्योंकि डिफरेंट कलर्स की लाइट का वेवलेंथ अलग अलग होती है, तो उनका बिहेवियर भी थोड़ा स्पीड वगैरह अलग अलग हो जाती है। तो वी विल कंसीडर ओनली मोनोक्रोमेटिक लाइट इन इनिशियल चैप्टर्स। फिर के एक चैप्टर्स आएगा क्रोमेटिक, उसमें फिर हम लोग पॉलीक्रोमेटिक वगैरह की भी बात करेंगे। तो ये हमारी एक बात हो गई कि कोई सोर्स है जो लाइट निकाल सकता है। आप जानते हैं स्टीफेंस लॉ से कि एवरी ऑब्जेक्ट एमिट्स वेवलेंथ रेडिएशन नाम का चैप्टर है। सभी लोग हर टेम्परेचर पे करते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि कौन कौन सा करें, डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है उसका और उससे वेवलेंथ निकलती हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उससे हमारे पास ये विजिबल रेज निकल रही हैं, तो दैट इज कंसीडर्ड एज ए सोर्स ऑफ लाइट। और वो सोर्स अगर सभी वेवलेंथ निकालता है तो वाइट सोर्स है, उसकी लाइट को वाइट लाइट कहते हैं। बहुत सारी निकालता है लेकिन सब नहीं निकालता है, कुछ मिसिंग है तो पॉलीक्रोमेटिक। और अगर सिर्फ एक वेवलेंथ की निकालता है तो मोनोक्रोमेटिक, और फिर दो तरह की निकालता है तो बाइक्रोमेटिक। तो ये हमारे पास सोर्सेस की बात हो गई। बल्ब इज ए सोर्स ऑफ लाइट बिकॉज ये लाइट एमिट करता है। सन इज ए सोर्स ऑफ लाइट क्योंकि ये लाइट एमिट करती है। कैंडल इज ए सोर्स ऑफ लाइट, ये लाइट एमिट करती है। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि जैसे ये हमारे पास मार्कर है, तो क्या ये हमें नहीं दिख रहा? देखने का फंडा क्या है? देखने का फंडा बहुत पुराना है, आपको बताया गया था। किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है, वो हमारे रेटिना पर पड़ती है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ होता है रेटिना पर, और वो फिर एक ब्रेन को मैसेज जाता है, वो हमें विजिबल हो जाता है। तो इस हिसाब से तो हमें सन दिखना चाहिए, कैंडल दिखना चाहिए, लेकिन ये मार्कर नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि मार्कर तो नहीं विजिबल लाइट एमिट कर रहा है, इट इज नॉट ए। तो लेकिन भाई ये भी दिखता है, क्योंकि रीजन क्या है कि भले ही ये अपनी लाइट नहीं दे रहा है, लेकिन कमरे में तो रॉड जल रही है ना, बल्ब जल रहा है, उससे तो लाइट पड़ रही है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है। तो किसी दूसरे सोर्स से पड़ने वाली लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो मेरी आंखों तक पहुंच रही है, और उसकी वजह से ये हमको मार्कर दिख रहा है। तो हमारे पास डस्टर हो गया, हमारे पास ये टेबल्स हो गई, हमारे पास ब्लॉक्स हो गए, जो खुद अपनी लाइट नहीं दे रहे हैं, बट दोज आर आल्सो विजिबल्स बिकॉज जहां पर वो हैं उन पर और जगहों से लाइट पड़ रही है। जैसे इस कमरे में रॉड जल रहा है, ये बल्ब जल रहा है, तो उससे लाइट इन पर पड़ रही है, उससे रिफ्लेक्ट हो रही है, वो मेरी आंखों तक आ रही है, और इसलिए वो दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें तो दोनों ही दिखेंगे, कैंडल भी दिखेगा। कैंडल इसलिए दिखेगा क्योंकि वो खुद लाइट दे रहा है, और हमें ये पेन भी दिख रहा है, इसकी खुद लाइट नहीं दे रहा है, लेकिन ये बाहर से कहीं लाइट डाल करके हमें रिफ्लेक्ट करा रहा है। तो हमारे इसके दो कैटेगरीज, एक सेल्फ इल्यूमिनेटेड सोर्स जो अपनी लाइट खुद दे देते हैं, जैसे सन, जैसे बल्ब, जैसे रॉड, जैसे कैंडल, जैसे ये लैंप, और दूसरे वो ऑब्जेक्ट्स जो सेल्फ इल्यूमिनेटेड नहीं होते हैं। ये कुछ भी हो सकते हैं, कोई पेंसिल हो सकती है, रॉड हो सकती है, ब्लॉक हो सकता है, मार्कर हो सकता है। तो ये अपनी लाइट तो नहीं अपनी मेरी रेटिना तक भेज रहे हैं, लेकिन इन पर लाइट पड़ रही है और वो हमारी आंखों तक पहुंच रही है, इसलिए वो हमें दिख रहे हैं। अब हम पहचाने कैसे कि ये लाइट उनकी अपनी है किसी दूसरे की है? तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, भैया जिस जगह पे हो वहां पर आप सारे लाइट सोर्सेस बंद कर दो। जैसे आप कमरे में हैं, आप
आप खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए तो सनलाइट मूनलाइट इस पर नहीं पड़ेगी। सारे रॉड्स बंद कर दीजिए, सारे बल्ब बंद कर दीजिए, लैंप मोमबत्ती कैंडल सब ऑफ कर दीजिए। अब आपको क्या दिखेगा? डार्क दिखेगा, अंधेरा हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा। उसमें आपको मार्कर नहीं दिखेगा, अंधेरे कमरे में आपको चीजें नहीं दिखती हैं। लेकिन अंधेरे कमरे में लैंप जला दो तो वो दिखता है। रीजन क्या है? लैंप लाइट खुद देता है, तो उससे तो लाइट निकली रही है, वो आपकी रेटिना तक पहुंचेगी, वो आपको दिखेगा। लेकिन अब वहीं पे कोई पेंसिल रखी हुई है और कमरे में पूरा अंधेरा है, कोई लाइट सोर्स नहीं है, बल्ब वगैरह नहीं जल रहे हैं, सनलाइट नहीं आ रही है, तो उस पर कहीं से लाइट पड़ ही नहीं रही है विजिबल, तो वो रिफ्लेक्ट भी क्या करेगी? जब पड़ेगी तभी तो रिफ्लेक्ट करेगी, तो उससे कोई रेज आपकी रेटिना पर नहीं पड़ेगी, तो वो आपको इनविजिबल दिखेगी, क्योंकि पेंसिल के पास अपनी लाइट तो है नहीं। तो पेंसिल सेल्फ इल्यूमिनेटेड नहीं। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट सेल्फ इल्यूमिनेटेड है या सेल्फ इल्यूमिनेटेड नहीं है। अगर अंधेरे कमरे में भी वो दिखता है तो उसके पास अपनी लाइट है, तो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। और अगर अंधेरा हो जाने पर, सारे सोर्सेस से ऑफ हो जाने पर वो नहीं दिखता है, तो वो नॉन सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। बहरहाल जो भी हो, हमारे पास मान लीजिए कोई और है। अब ये सेल्फ इल्यूमिनेटेड हो या नॉन सेल्फ इल्यूमिनेटेड हो, अगर दिख रहा है तो मतलब इससे लाइट निकल है, चाहे वो उसकी अपनी लाइट हो, चाहे वो रिफ्लेक्टेड लाइट हो। तो इसको बहुत ही छोटा सा मानते हैं। सपोज कर लीजिए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इससे हमारे पास सभी डायरेक्शंस में लाइट रे निकलेगी, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट रेज निकलेगी, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं निकलेगी। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इससे सभी डायरेक्शन में ये लाइट रेज निकलेगी। कैंडल है तो उसकी अपनी खुद की लाइट उससे निकलेगी, बल्ब है तो भी उससे खुद की निकलेगी। और अगर मान लीजिए ये कोई दूसरी चीज है, पेंसिल, कोई पेन है, तो उस पर जो लाइट होगी वो पड़ेगी, उससे निकलेगी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कहते हैं रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं, रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। और रियल ऑब्जेक्ट से लाइट रेज चलती हैं, में चलती हैं। और ये जो लाइट की फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको हम लोग रे कहते हैं। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, लाइट जा रही है, लाइट के चैप्टर में वन टर्म है। तो लाइट रे एक वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ लाइट है और ये चल रही है, और इस रे से अगर कई रेज मिला दें तो फिर तो जो लाइट रे चलती है, यहां से चली और ये वाली तो इधर चली गई, ये वाली इधर चली गई, यहां मान लीजिए आपकी आंख है। इस लाइट रे के बारे में कुछ फंडामेंटल चीजें आपको बता रहे हैं, तो आप हमेशा याद रखेंगे। और वो बातें हैं, इसको आप समझ लीजिए। 3 चीजें बता रहे हैं। आपकी स्पेसिफिक स्टडी शुरू हो गई है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रे ऑफ लाइट। तो ये रे की 3 प्रॉपर्टी जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में यूज होती है। पहली प्रॉपर्टी ये है, वो है कि in a homogeneous medium, light ray travels along a straight line. अब यहाँ पर मैं आपका एक थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूँ। There is a term homogeneous medium. ये कई लोग भूल जाते हैं। लाइट रे स्ट्रेट लाइन में चलती है,
लेकिन एक यूनिफॉर्म मीडियम में चलती है। अगर वो स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन पर। अगर ये नॉन होमोजीनियस मीडियम है तो लाइट रे का पाथ फिर कर्व्ड हो जाता है। इस एग्जाम्पल्स आपने पढ़ रखे हैं, नए सब में पढ़ रखे हैं। ये हमारा आज का एक क्वेश्चन कि जरा एक एग्जाम्पल बताइए। आपने पढ़ रखा है कि लाइट रे स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रही है। वो एग्जाम्पल याद करिएगा आपने कहाँ पढ़ा है। और इतना तो हम बता ही सकते हैं कि अगर मीडियम होमोजीनियस ना हो तो लाइट रे का पाथ फिर स्ट्रेट लाइन नहीं होता। होमोजीनियस मीडियम का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस मीडियम का मतलब है जैसे कमरा है, इसमें मीडियम एयर है, तो ये एयर हर तरफ से यूनिफॉर्म हो। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हैं, रिफ्रैक्टिव मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो पूरे कमरे में सेम है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। पहली बात यह है कि होमोजीनियस मीडियम अभी तक आप किसी से भी पूछते थे तो तुरंत आप बताते थे कि लाइट प्रिवेल्स। तो अब आप आईटी की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियर बनने जा रहे हो, तो थोड़ा सा इसको और संभाल लो। होमोजीनियस मीडियम बोल दिया करो, क्योंकि अगर होमोजीनियस मीडियम नहीं होगा तब लाइट रे स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या? तो कंसीडर करो कि हमारे पास एक नॉन होमोजीनियस, जो होमोजीनियस मीडियम है। सपोज यहां पे सोर्स है और ये लाइट रे ऐसे चली, ए से चली बी तक पहुंची। ये हमारे पास लाइट का सोर्स है, दिस इज सोर्स। तो लाइट रे ऐसे गई, ए से चली बी तक पहुंची। तो अगर हम B को सोर्स बना दें और इस डायरेक्शन में लाइट भेजें तो ये अपने पाथ को रिवर्स कर जाएगी। यानी लाइट रे A से चल के B तक पहुंच रही है तो B से चल के A तक पहुंचेगी, अगर सोर्स यहां रख दिया जाए। नॉन होमोजेनियस मीडियम में भी है। सपोज लाइट रे इस तरीके से चल रही है, ए से चली बी पर पहुंची। हमारे पास लाइट सोर्स है, इस डायरेक्शन में ये लाइट भेज रहा है रे अपनी। आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है? तो हम कहेंगे बिकॉज इट इज नॉट होमोजीनियस। तो अगर मैं बी पर सोर्स रख दूं और वो इस डायरेक्शन में लाइट भेजे तो लाइट रे फिर इसी पाथ को रिवर्स कर लेगी। इसको हम कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट रे का पाथ रिवर्सिबल होता है। हम ए से लाइट भेज रहे हैं, बी तक पहुंच रही है, तो अगर हम बी से उसी तरीके से भेजेंगे अलोंग द पाथ, वो ए तक पहुंच जाएगी। और इसका हम लोग यूज भी करते रहे हैं, बचपन से करते हैं। और याद करो बचपन में एक गेम होता था, प्यारा गेम होता था, लुका छिपी। एक पर्सन चोर खड़ा हो जाता था, आंखों पे पट्टी बांध करके या बंद करके, बाकी लोग छुप जाते थे और फिर वो उन्हें ढूंढता था। तो आप मान लो आप छुप रहे हो, तो अब आपको ऐसी जगह जाना है जहां से वो आपको ना देख पाए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जिस जगह हम खड़े हैं वहां से हम उसको नहीं दिखेंगे? क्योंकि भाई उसकी आंखें है ना, तो आप कैसे पता कर लोगों कि उसकी आंखें आपको देख पा रही हैं कि नहीं देख पा रही हैं? अब अपने बचपन को याद करिए, आप क्या करते थे? आपको मालूम नहीं था लेकिन आप करते थे। यही फिजिक्स की क्वालिटी है, ये फिजिकल चीजों की ही स्टडी है। फिजिक्स के बहुत सारे रूल्स लॉज जो आप लोग करते हैं उनको आप यूज बचपन से कर रहे हो। बचपन में लुका छुपी खेलते समय अगर आप छुप रहे हो और आपको ऐसी जगह ढूंढनी है कि वो आपको ना देख पाए, तो आप क्या करते थे? झांक झांक के उसको देखते थे।
कि वो तो हमें नहीं दिख रहा है, और जब वो नहीं दिखता था तो आप तुरंत उस जगह छुप जाते थे। तो वो आपको नहीं देख रहा है ना, वो आपको नहीं दिख रहा है, जबकि चाहिए क्या कि वो आपको ना देख पाए। लेकिन वी आर वेरी श्योर कि अगर वो बंदा हमें नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है वो बंदा भी हमें नहीं देख पाएगा। क्योंकि हम नहीं देख पा रहे हैं उसको इस जगह से, तो वो भी उस जगह से हमको नहीं देख पाएगा। तो इसमें हमने बेसिकली यूज क्या किया, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। वो हमें नहीं देख पा रहा है या वो हमें नहीं दिख रहा है, मतलब उससे चलने वाली लाइट मेरे तक नहीं आ पा रही है। इसका मतलब है कि मेरे से चलने वाली लाइट भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगी। What is this? This is nothing but reversibility of light. Very simple. Reversibility of light। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है, इसका हम नाम नहीं देंगे, हम आपको समझाएंगे सिर्फ। तो ये बोर्ड थोड़ा भर गया है, पहले थोड़ी जगह बनाई जाए फिर आपको समझाते हैं। सपोज करो कि मेरे पास दो बॉल्स हैं, एक रेड कलर की बॉल ले लेते हैं, एक ग्रीन कलर की बॉल ले लेते हैं। ये ग्रीन कलर की बॉल है, इसको हमने इधर स्पीड धक्का दे दिया है। ये रेड कलर की बॉल है, हमने इसको इधर पुश कर दिया है। और सपोज इस जगह दोनों आकर के टकरा जाती हैं, कोलाइज कर जाती हैं, तो व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस कोलिजन? ये वो मीट कर जाएंगे यहाँ पर बॉल, तो क्या होगा? तो दैट इज डिसाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ कोलिजन, जो आप मैकेनिक्स से पढ़ते हैं। किस एंगल से आ रही हैं, क्या स्पीड है उनके, क्या मासेस हैं, कंजर्व होगा, एनर्जी कंजर्व होगी, जो कुछ भी लगाते हैं फिजिक्स के प्रिंसिपल। और वो जरूरी नहीं है कि ये अपने रास्ते पर ही आगे जाए और ये अपने रास्ते पे आगे जाए। यहां से कोलिजन हुआ और ये फिर अपने रास्ते अलग हो जाएंगी। सपोज ये कोलिजन हुआ तो ये हमारे पास ऐसे चली गई और ये हमारे पास ऐसे चली गई, मतलब इनके रास्ते बदल जाए। याद करो अपना मैकेनिक्स का, एक ये बॉल ऐसे आ रही थी, एक ये बॉल यहां रास्ते में रखी है, इससे कोलिजन हो जाता है। कोलिजन के बाद ये फर्स्ट बॉल है, मान लो ये सेकंड बॉल है, तो मेरे पास फर्स्ट बॉल ऐसे चली जाती है, सपोज θ1 एंगल पर। सेकंड बॉल ऐसे चली जाती है, सपोज θ2 एंगल पर। तो रास्ते बदल गए ना, ये तो रास्ते पर थी, ये ऐसे चली गई, फर्स्ट वाली ऐसे जा रही थी, ऐसे चली गई। तो बॉल के केस में होता है, लेकिन लाइट रे के केस में ये नहीं होता है। सपोज कर लो ये बॉल्स नहीं है बल्कि लाइट रेज। एक ग्रीन कलर की लाइट आ रही है, एक रेड कलर की लाइट आ रही है। पहले बॉल्स आ रही थी, अब लाइट रेज आ रही है। ये दोनों यहां पर मिल जाते हैं और मिलने के बाद मिलेंगी, यहां पर जो कुछ होगा वो आप आगे पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस होगा, सुपरपोजिशन होगा, जो कुछ भी होगा, लेकिन मिलने के बाद ये लाइट रे अपना पाथ नहीं बदलेगी। ये जिस रास्ते से आ रही थी उसी रास्ते पर आगे बढ़ जाएगी। और ये रेड कलर की लाइट भी जिस रास्ते से आ रही थी उसी रास्ते पर ये आगे चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? लाइट rays do not disturb paths।
पाथ डिस्टर्ब नहीं होता। यहां पर जो होना होगा वो हो जाएगा। यहाँ पे सुपरपोजिशन हो सकता है, हो जाता है, आगे बढ़ेंगे आप। लेकिन होने के बाद ये अपना रास्ता नहीं छोड़ेगी, जाएगी अपने रास्ते पे। अनलाइक द बॉल्स के आपस में मीटिंग हुई तो आफ्टर कोलिजन दे चेंज देयर मैकेनिक्स, जो आप कोलिजन में पढ़ते हैं। लेकिन लाइट रे के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। ग्रीन कलर की लाइट जिस रास्ते पे आ रही थी और रास्ते में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट करती है कि लाइट योर लाइट रे, तो वो अपना रास्ता नहीं छोड़ेगी, वहां से हाय हेलो करेगी, अपने रास्ते पे आगे बढ़ जाएगी। इसी तरह भी बिहेव करना है। जय की तैयारी कर रहे हो, कोई मिलता है, हाय हेलो करो, नमस्ते लो, हाल चाल लो, चाय पानी पिलाओ और अपना काम करो। अपना रास्ता ना बदलो कि तुम पढ़ने जा रहे हो, ऐसा मत करो। लाइट रे की तरह बिहेव करो, कोई भी तुम्हारा बात डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे पास लाइट रे की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। और इसके अलावा कुछ स्पीड की बात होती है, लाइट रे की स्पीड। अब लाइट रे की स्पीड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे चल के। और बस हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर ये लाइट रे वैक्यूम में भी चल सकती है, इतना तो सब लोग जानते ही हैं। तो अगर वैक्यूम है तो इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और इस लाइट की स्पीड को हम लोग c से डिनोट करते हैं। और ये सभी वेवलेंथ्स के लिए होती है, फॉर ऑल वेवलेंथ्स। बहुत सारी वेवलेंथ्स होती हैं, 400 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक सारी रेज विजिबल होती हैं, सभी लाइट रेज। तो किसी भी वेवलेंथ की लाइट हो, वैक्यूम में सबकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और अगर वैक्यूम नहीं है, कोई और मीडियम है, जैसे एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या वाटर से लाइट रेज डाल रहे हैं, तो सभी वेवलेंथ की लाइट रेज की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है और अलग अलग हो जाती है। जैसे ये मान लीजिए वैक्यूम है और इसके नीचे ये वाटर है, और ये मैंने लाइट रे डाली, 2 लाइट रेज डाली, दोनों की वेवलेंथ अलग अलग है, λ1 λ2। तो दोनों की स्पीड इतनी ही होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन जब ये लाइट रे वाटर में जाएंगी तो इनकी स्पीड अलग अलग हो जाएगी। एक की v1 हो जाएगी, एक की v2 हो जाएगी, दोनों बराबर नहीं होंगी, अब डिफरेंट होंगी। और ये दोनों वैल्यू c से छोटी ही होंगी, यानी v1 भी c से कम होगी और v2 भी c से कम होगी। अभी के लिए इतना सफिशिएंट है, फिर इसमें डिटेल्स में चर्चा और करेंगे, 1-2 इक्वेशंस भी आते हैं। लेकिन हम आपका मटेरियल इस तरीके से रखना चाहते हैं कि आईटी का जो कोर्स है उसको बोर्ड की तरह ना पढ़ो। हमने ये देखा है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो लाइव बड़ा ही ज़्यादा कंसंट्रेट कर लेते हैं और इतना कंसंट्रेट हो जाते हैं कि वही डिस्ट्रैक्शन का कारण बन जाता है। डोंट ओवर कंसंट्रेट, कंसंट्रेट ऑन लेक्चर बट डोंट ओवर कंसंट्रेट। फंडामेंटल्स पे ध्यान नहीं, जो चीज है वो है। चलो तो ये हमारे पास पहली चीज है। में कोई
कोई भी कलर की लाइट ले लो, सबकी स्पीड सेम रहेगी। और जब वो लाइट रे दूसरे मीडियम ही तो डिफर कर जाएगी, तो वैक्यूम वाली स्पीड से कम। और मोर ओवर यहाँ पर दोनों डिफरेंट भी होंगी, दोनों की स्पीड कम होगी, लेकिन कितना कम होगी ये अमाउंट से नहीं, और दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मीडियम एंड वेवलेंथ। तो ये फंडामेंटल चीजें हम लोगों ने आज देख ली हैं, और मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। हम लोगों ने रेस के बारे में क्या पढ़ा, तो एक एक करके देखेंगे। ये सबसे पहला पॉइंट है कि स्पीड ऑफ लाइट फॉर एनी वेवलेंथ इन वैक्यूम इज सेम। इसको सी कहते हैं, वैल्यू 3 × 10⁻⁴ होती है। और अगर ये लाइट किसी मीडियम में चल रही है तो डेफिनेटली ये स्पीड सी से कम होगी। और नंबर 2, फिर डिफरेंट वेवलेंथ के लिए ये स्पीड भी डिफरेंट होगी। ये स्पीड से रिलेटेड। और ये बाकी 3 पॉइंट्स हमने बताए थे, मैंने बहुत स्टैंडर्ड नाम नहीं लिखे। पहला है लीनियर प्रोपेगेशन, यानी होमोजीनियस मीडियम में लाइट रे का पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। मीडियम इज यूनिफॉर्म, देन लाइट रेज प्रोपेगेट अलोंग इट। लाइट रेज आर रिवर्सिबल। अगर किसी भी मीडियम में A to B, तो अगर हम B से लाइट दें तो वो A पर आ जाएगी। और नॉन डिस्टर्बिंग मतलब टू डिफरेंट लाइट रेज इंटरसेक्ट ईच अदर, मीट एट सम पॉइंट, देयर पाथ्स आर नॉट डिफरेंट। लाइट रे मीट करेंगी, लेकिन पहली वाली अपने रास्ते पे जाएगी, दूसरी वाली अपने रास्ते पे जाएगी। इतनी चीजें हम समझ गए। और नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन प्रॉपर्टीज पर कई फिनोमेनन हैं, और यही हमारा आज का इंट्रोडक्टरी फिनोमेनन भी है। इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन होता है, ये बड़ी चीज है और बड़ी एडवांस चीज है। मान लीजिए कि कोई सरफेस है, सपोज ये कोई सरफेस है, जरूरी नहीं है प्लेन सरफेस हो सकती है। और ये हमने लाइट रे डाली, तो ये हमारी सरफेस है। तो यहां पर 2 काम बल्कि 3 काम हो सकते हैं। जनरल में मैं चल रहा हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एयर है और नीचे ये ग्लास की स्लैब है, और इस पर हमने लाइट रे डाली, तो 3 काम हो सकते हैं। लाइट है क्या? लाइट एक एनर्जी, रेडिएशन के सिमिलर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो जब ये किसी पर पड़ती है तो ये एब्जॉर्ब हो सकती है, ये रिफ्लेक्ट हो सकती है, और ये ट्रांसमिट हो जाती है। जब ये सरफेस पर लाइट रे पड़ेगी तो इसका कुछ पोर्शन उसी मीडियम वापस जाएगा। तो ये है फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन। और कुछ पोर्शन इस मीडियम में चला जाएगा। वैसे तो इसको ट्रांसमिशन कहते हैं, लेकिन लाइट में इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। और कुछ पोर्शन यहाँ पे एब्जॉर्ब भी हो सकता है। जैसे रेडिएशन में आपने पढ़ा था, हीट में
रेडिएशन किसी सरफेस पर पड़ता है तो कुछ ट्रांसमिट कर जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट कर जाता है और कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? नाउ आई कैन डिफाइन माय रिफ्लेक्शन। अगर लाइट रे किसी सरफेस पर पड़े, पढ़ने के बाद जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस चली जाएं, तो दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और जनरली आपको बता दें, कोई भी सरफेस आप लीजिए, चाहे वो आपका घर में मुंह देखने वाला मिरर हो और चाहे कोई नदी का पानी हो, आप लाइट पे डालेंगे, ये तीनों काम होते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ दीज सरफेसेस। कुछ ज्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम ब्लैक कलर से पेंट कर दें। चीज हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। जनरली बुक्स का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो मान लीजिए इसको हम ब्लैक कलर से पेंट कर दें, तब क्या होगा? रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन बहुत ही कम हो जाएगा। मोस्ट पार्ट ऑफ द लाइट विल एब्सॉर्ब। अब मान लीजिए ब्लैक कलर का पेंट नहीं किया, खाली ये कांच का गुटका रखा हुआ है, नो पॉलिश एट ऑल, तो एब्जॉर्प्शन बहुत कम होगा। मोस्ट पार्ट ऑफ द लाइट विल रिफ्रैक्ट एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ लाइट विल रिफ्लेक्ट। तो इसको हम लोग रिफ्रैक्शन के केस में मानते हैं। मोस्ट पार्ट ऑफ द लाइट रिफ्रैक्शन हो रहा है। वैसे आगे चल के आपको एक फॉर्मूला बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जनरल वे में ही बता दे रहे हैं कि जैसे ये एयर है और ये ग्लास है, यहाँ पे लाइट डालेंगे तो ओनली 4% लाइट रिफ्लेक्ट होती है। जितनी लाइट पड़ेगी उसका सिर्फ 4% रिफ्लेक्ट होगा और 96% के अराउंड लाइट ट्रांसमिट कर जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। एब्जॉर्प्शन लगभग 0 हो जाता है। तो मान लीजिए इस ग्लास की सरफेस पर हम ये पीछे की तरफ पॉलिश कर दें, सिल्वर पॉलिश कर दें, सिल्वर ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड की, तो रिफ्रैक्शन लगभग 0 हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और मोस्ट पार्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट, तभी इसको मिरर कहलाता है। तो ये सरफेस की प्रॉपर्टी है कि क्या होगा। तो जब हम लोग अपनी रिफ्लेक्शन को डिफाइन करते हैं तो याद करो अपनी 9th की बुक, 8th की बुक, 10th की बुक, तो वहां की डिफिनेशन मैं उन्हीं के शब्दों में बताता हूं। कहते हैं कि अगर लाइट रे किसी शाइनिंग सरफेस से, किसी शाइनिंग सरफेस पर पड़ती हैं तो पढ़ने के बाद वो उसी मीडियम में वापस चली जाती हैं। When light ray strikes on a shining surface, smooth surface, then light goes back into the same, and this phenomenon is known as reflection. और रिफ्लेक्शन वो पढ़ाते किस पे हैं? प्लेन मिरर पढ़ाते हैं। तो प्लेन मिरर क्या होता है? एक फ्लैट ग्लास की सरफेस होती है और पीछे ये पॉलिश कर देते हैं, लेड ऑक्साइड की जाती है, फिर क्या बन गया? एक शाइनिंग स्मूथ सरफेस बन गई। लाइट रे पड़ेगी और ये रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएगी। अभी जरूरी नहीं है कि तो ये मिरर कहलाएगा। अब ये कोई भी चमकदार चीज हो सकती है। एक बड़ा फनी एग्जाम्पल दें, कुछ लोगों के बाल नहीं होते हैं, कुछ इस दिनों में मैं भी उसी स्टेज में हो जाऊं
और वो खुद तेल वेल लगा करके आते हैं, तो उनकी यहाँ खोपड़ी से भी रिफ्लेक्शन हो जाता है। लाइट डालो चमकती है, कोई भी हो सकती है, होनी चाहिए और शाइनिंग होनी चाहिए। दिस फिनोमिनन इज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन की डिफिनीशन हम नहीं लिखने जा रहे हैं, बुक में मिल जाएगी, और यही कि व्हेन लाइट रेज strike on a smooth shining surface, it goes into the same medium, and this phenomenon is known as reflection. रिफ्लेक्शन हम लोग आगे चलेंगे। आज मेरे को रिफ्लेक्शन से ही काम है, और हमने बताया था कि आपको चीजें बताएंगे। आज बहुत हाई फाई भी नहीं जाएंगे और आज बहुत ज्यादा भी नहीं जाएंगे। आज आपको ये रिफ्लेक्शन का फंडा क्लियर करा के छोड़ देंगे, थोड़ा सा पढ़ने के लिए, थोड़ा सा खुद भी पढ़ा करिए। तो जितना बताया है उतना आप घर पे भी किसी भी बुक से पढ़िए। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन है। अब रिफ्लेक्शन कई तरीके के होते हैं। तो एक रिफ्लेक्शन होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या? देखो, ये हमने एक सरफेस ली, ये भी एक सरफेस ली। अब मान लो ये वाली सरफेस हमारी स्मूथ है, जैसे हमारा प्लेन मिरर है, और ये भी एक सरफेस है, बट दिस इज रफ। और रफ सरफेस का एग्जांपल है जैसे सिनेमा स्क्रीन में भी यही होता है। आगे स्क्रीन होती है, पीछे प्रोजेक्टर से लाइट डाली जाती है, और वहां से रिफ्लेक्ट होकर आती है, आपको दिखती है। तो अगर ये स्मूथ सरफेस है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और अगर ये रफ सरफेस है तो मोस्टली डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो। दोनों में अंतर क्या है? खाली जानकारी की दृष्टि से इस पे न्यूमेरिकल नहीं बनता है। अगर ये इस पर इंसिडेंट लाइट रे आई, लाइट डाली हमने, तो ये रिफ्लेक्ट हो करके हर पॉसिबल डायरेक्शन में चली जाती है। ये रिफ्लेक्शन के रूल वगैरह को फॉलो नहीं करती है। लाइट में पड़ी, इसकी सोच ऐसे भी सकते हो, तो बेसिकली दिस इज नॉट ए प्रॉपर रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं बिकॉज लाइट रे इज कमिंग एंड गोइंग बैक टू द सेम मीडियम, so it is put in the category of reflection, but it is not a proper reflection. Basically क्या होता है कि ये जो surface होती है ना, this absorb the light and scattered in all the directions. मेन फंडा क्या है कि इस पे लाइट रे पड़ेगी तो ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगी। और रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि अगर ये लाइट रे पड़ेगी तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन एक रे है तो ये एक ही डायरेक्शन में जाएगी। तो कह सकते हो कि रेगुलर रिफ्लेक्शन फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हम लोग पढ़ेंगे, एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन डज नॉट फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका क्या यूज है और इसका क्या यूज है? दोनों का यूज है, मत बेकार दोनों ही नहीं है। नेचर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका यूज नहीं है। आज नहीं है, ये जनरल चीज है। भगवान ने जो कुछ भी बनाया है, नेचर ने जो कुछ भी दिया है, सब सोच समझ के दिया है और आपके यूज का है। ये बात दूसरी है कि आपको उसका यूज नहीं मालूम है तो आप यूज न करना। इसका यूज है, इसका भी यूज है, इसका यूज क्या है और इसका यूज क्या है। देखो, अगर हमें और इमेजेस बनानी है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का यूज होता है। वॉचिंग करनी है, देखना है, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का यूज होता है।
तुम इमेजिन करो, तुम जाओ पिक्चर बड़े पिक्चर हॉल में जाओ, महंगी से महंगी टिकट लो, बढ़िया से बढ़िया उसके चले जाओ, जरा उसको छू करके देखो, वो रफ होगा। सिनेमा स्क्रीन कभी भी रफ नहीं, वो स्मूथ नहीं होती है। अपने क्लास में जाओ, आजकल तो लॉकडाउन में क्लास बंद चल रहे हैं, जाना मार्कर से लिखते हैं टीचर, जरा देखना जो माइका लगा है वो स्मूथ है कि रफ है। हम लोग माइका वाला बोर्ड जैसे ये लगा हुआ है, इसको लगवाते हैं ना, इसके बाद इसके ऊपर हल्का सा रेगमाल चल रहा है जिससे कि ये रफ हो जाए। क्या फायदा है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सपोज करो तुम्हारी बनाई और वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बाद के बदले में रेगुलर रिफ्लेक्शन करने लगी, तो क्या होगा? लाइट उस पर पड़ेगी, किसी एक डायरेक्शन में जाएगी, तो उस डायरेक्शन में जो बैठा होगा उसको तो वो चीज दिखेगी, और बाकी हाल के लोग सिर पीट रहे होंगे क्योंकि उन्हें कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि प्रोजेक्शन से लाइट डाली जा रही है और वो रिफ्लेक्ट होकर खाली एक डायरेक्शन में जाएगी। तो जिस डायरेक्शन में जाएगी वहीं के लोगों तक लाइट पहुंचेगी, बाकी लोगों तक नहीं पहुंचेगी, तो बाकी लोग देख ही नहीं पाएंगे कि पिक्चर में क्या चल रहा है, सब टिकट वापस मांगने लगेंगे। तो वहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। हम चाहते हैं कि जो लाइट सिनेमा स्क्रीन पर पड़े वो स्कैटर्ड होकर के सभी डायरेक्शन में जाए, जिससे सब लोग उसको देख सकें। तो वो ये इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए लोग रेगमाल जिसके सिनेमा की स्क्रीन भी रफ बनाई जाती है, में इजीनेस भी होती है। सारी लाइट एक ही डायरेक्शन में जाएगी तो ये कुछ ऐसे ही होगा ना जैसे आंखों में कोई टार्च जला दे, ग्लो प्रोड्यूस करने लगती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए सिनेमा स्क्रीन स्मूथ हो जाए तो उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है, जो लोग उस डायरेक्शन में वो बड़ी अच्छा फील कर रहे हैं वो भी कुछ नहीं देख पाएंगे, उनकी आंखें छौनियाने लगेगी, वो भी टिकट के पैसे वापस मांगेंगे, बल्कि वो अपनी आंखों के इलाज के भी पैसे को मांगने लगे। इसलिए अखबार के कागज रफ बनाए जाते हैं, स्कूलों के बोर्ड रफ बनाए जाते हैं, सिनेमा स्क्रीन रफ बनाई जाती है। तो के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है। और जब हमें इमेज बनानी होती है, उसको यूज करना होता है, तब रेगुलर रिफ्लेक्शन यूज करना होता है। और हम लोगों को पढ़ना है रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में एक इंसिडेंट रे के लिए एक ही लाइट रे जाती है। अब हम रेगुलर रिफ्लेक्शन आपको बता रहे हैं और यहीं से आपका पहला फंडामेंटल और न्यूमेरिकल। ये हमने मान लो कोई प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस ले ली, स्मूथ है, शाइन कर रही है, बढ़िया है। अब इस पर एक लाइट रे डालते हैं। ये हमने लाइट रे डाली। नॉमेनक्लेचर साथ में चलते हैं। किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जो लाइट रे इंसिडेंट की जाती है उसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पर यह पड़ती है उसका नाम पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट है। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल डाल देते हैं। दिस इज नोन एज नॉर्मल।
ये नॉर्मल पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस से ड्रॉ किया जाएगा और इस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा। इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे इनके बीच में जो एंगल होगा इसको आई कहते हैं, एंड आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमारे पास ये दो रूल्स को फॉलो करती है। नंबर 1, लाइट ऐसी डायरेक्शन में जाएगी वो भी नॉर्मल से सेम एंगल बनाएगी, इसी प्लेन में हो। ये आपने दो रूल्स पढ़े होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकेंड वन इज इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन सेम प्लेन। अभी मैं इसको अब मतलब बताता हूं। तो लेट अस ड्रॉ द प्लेन। इसका प्लेन ड्रॉ करते हैं, ये आर, ये एक सेम प्लेन में है। अब इसको जरा आप 3 डायमेंशनल देखिए, 3 डायमेंशनल वे में समझिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए सपोज ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसके ऊपर ये हमने एक नॉर्मल डाल रखा है। अब ये हवा की वजह से गिर जाएगा, सर कोई बात नहीं, देखते हैं। ये एक हमने इंसिडेंट रे डाली और नॉर्मल भी हमें ड्रॉ करना, तो नॉर्मल भी यहाँ से ऊपर हो जाएगा। तब इमेजिन करो, मैं दोनों चीजें पकड़ने की कोशिश करता हूँ, नहीं पाएगा जहां तक है, हाँ नहीं बन पा रहा है। ये एक पतली पे समझ में आएगा। ये देखिए, ये हमारे पास, आप ये ग्रीन वाले को नॉर्मल समझ लीजिए और ये ऑरेंज वाले को इंसिडेंट रे समझ लीजिए। ये और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी जो रिफ्लेक्टेड रे जाएगी ना, देखिए नॉर्मल से सेम एंगल बनाने वाली बहुत सारी रेज हो सकती हैं। अगर हम इस ऑरेंज रे को रोटेट कर दें तो हर डायरेक्शन में ये बन जाएगी। बेसिकली मैं इसको ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे देखो ये नॉर्मल है तो यहां पे बेसिकली पूरा एक कोन बन जाएगा। ये एंगल अगर थीटा है तो इस कोन पर जितनी भी लाइनें खींची जाएंगी सब इस नॉर्मल से थीटा एंगल ही बनाएंगी। तो रिफ्लेक्टेड रे में अगर हम सिर्फ एक कंडीशन देंगे कि I बराबर R, तो बेसिकली ये पूरे कोन की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ट्रेवल अलोंग, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रिफ्लेक्टेड रे सिर्फ उस डायरेक्शन में जाएगी नॉर्मल और इंसिडेंट रे को बिना जाती है, वहां डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आई बराबर वहां भी फॉलो होगा, प्लेन वाली कंडीशन नहीं फॉलो होगी। और रेगुलर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे और दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। R is the angle of reflection. Angle of reflection. तो हमारे पास ये दोनों ही रूल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। Angle of incidence must be equal to angle of reflection, and all the three lines, line along incident ray, line reflected ray, and line along normal are in same plane.
तब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में ये प्लेन वाली रूल ओवरकम हो जाती है। लाइट रे पड़ी और आई बना, और वो चूंकि उसी एंगल में बहुत है नॉर्मल से, वो सब पॉसिबल डायरेक्शन में जाती हैं और वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। दिस इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सपोज कर लो सरफेस है, ये लाइट रे आई, ये गई, ये नॉर्मल है, आई आर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये एंगल आई, ये एंगल आर। आपकी बुक में भाई इसी तरीके से बताते हैं, और इस बुक इस वाले तरीके के प्लेन वाला कंसेप्ट तो क्लियर नहीं होता है। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन हूं, और ये दो क्वेश्चन बड़े ही सिंपल हैं। हमारी 10th क्लास की बुक में थे। पहला क्वेश्चन ये है कि सपोज एक प्लेन मिरर है, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। अब इस क्वेश्चन को रीड। देयर इज ए प्लेन मिरर, एट अ पॉइंट वी हैव टू फॉल एन इंसिडेंट रे एट एंगल इज इक्वल आई इज इक्वल टू 30। हाउ मेनी रेज आर पॉसिबल? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज तो बड़ी सिंपल है। प्लेन मिरर है, उसमें एक लाइट रे डालनी है, 30 डिग्री पर डालनी है, तो कितनी रेज डाली जा सकती है? तो अगर आपको ये प्लेन वाला फंडा नहीं क्लियर है तो आप कहोगे एक रेज डाली जा सकती है, लेकिन इसका सही आंसर 1 रे नहीं है, बल्कि इनफाइनाइट रेज है। दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल ऐसे है, देखो सरफेस का पूरा लुक ना, मान लो ये तुम्हारा मिरर है, ये पॉजिशन, ये पॉइंट है, इस पर तुम्हें 30 डिग्री पर कोई रे डालनी है, नॉर्मल खींचो। अब जरा बताओ 30 डिग्री से कितनी रेज डाली जा सकती है? अरे जो ऐसी रे पड़ेगी वो भी 30 बनाएगी, ऐसी पड़ेगी वो भी 30 बनाएगी, और बेसिकली ये पॉइंट है और इसको एक्सिस मान के कोन कंसीडर कर लो ऐसे वाला, और ये नॉर्मल है, तो ये सारी रेज 30 डिग्री बनाएगी। तो हाउ मेनी इंसिडेंस रेज आर पॉसिबल फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री इनफाइनाइट? एनी रे अलोंग द कोन will fall at the same point and angle of incidence will be 30 degree। जल्दी में गलत हो जाता है। ये पहला क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को जरा एक्सटेंड करते हैं। अब इसमें क्या किया गया? थोड़ा सा चेंज किया गया है। वही प्लेन मिरर है, लेकिन एक पॉइंट पर मैंने एक इंसिडेंट रे आई बराबर 30 डिग्री पर गिरा दिया, तो रिफ्लेक्टेड रेज कितनी पॉसिबल है? तो अगर होता तब तो आप एक ही आंसर देते, लेकिन अब आपका ज्ञान थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन अधूरा है। तो हो सकता है कई लोग रेज ये उनको ये फंडा क्लियर आ गया हो गया हो, तो कहे कि जब यार इंसिडेंस एंगल 30 डिग्री पर इनफाइनाइट है तो किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे भी चली जाए, तो 30 डिग्री वाली इनफाइनाइट रिफ्लेक्टेड रेज भी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आंसर 1 रे ही होगा, क्योंकि ये एक रे पड़ गई, ये नॉर्मल भी पड़ गई, तो किसी भी तरफ वो रेज इस कोन के अलॉन्ग जाएगी, आर बराबर 30 होगा, लेकिन तब रिफ्लेक्शन का रूल एप्लीकेबल भी होगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल शुड बी इन सेम प्लेन। तो किसी भी डायरेक्शन में जाए कोन के अलॉन्ग आर होगा, लेकिन उसमें से सिर्फ एक डायरेक्शन ऐसी होगी जो इन दोनों के साथ सेम प्लेन। तो अगर तुमने इंसिडेंट डाल दी तो उसके लिए रिफ्लेक्टेड रे ही।
ये दोनों क्वेश्चन छोटे हैं, सिंपल हैं, बट बड़े आई ओपनर हैं और ये आपको ब्रॉड पिक्चर कंसीडर करा देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम जनरलाइज कर देते हैं आपको। ये हमारी सरफेस है, इस पर मैं एक इंसिडेंट रे डाल दे रहा हूं। ये इंसिडेंट रे है और मुझे इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे चाहिए। कैसे निकालें? तो तरीका तो वही सेम होता है। इंसिडेंट रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो नॉर्मल डाल दो। जब ये सरफेस प्लेन थी तब तो बड़ा सुंदर था, 90 डिग्री पे बना दिया। यहां पे क्या करें? ये तो प्लेन सरफेस नहीं है, तो यहां पर टेंजेंट, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना, यहां पर सरफेस पर टेंजेंट खींचते हैं और इस टेंजेंट पर नॉर्मल खींचेंगे। ये आई और ये इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर हमारी सरफेस प्लेन नहीं है, कर्व्ड है, उस पर लाइट जाए, रूल्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर सरफेस के टेंजेंट पर नॉर्मल खींचे। तब काम में आएगा। जब तक आप थ्रू प्लेन सरफेस कर रहे हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही स्फेरिकल मिरर्स आएंगे, एलिप्टिकल मिरर्स आएंगे, पैराबोलिक मिरर्स आएंगे, ये जेई में सारे मिरर्स आते हैं रिफ्लेक्शन का फंडा क्लियर कराने के लिए। हमने पहले ही कहा था कि आज हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, हम लोग यहीं तक करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट टर्न है उसमें इस को और ब्रॉड में करेंगे। आज आप लोगों को छूट है, किसी भी किताब से रिफ्लेक्शन पढ़ लीजिए और अच्छा हो क्लास पढ़िए, बड़ा सुंदर लगेगा। और नेक्स्ट को हम लोग एक्सटेंड करेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे। तो रिफ्लेक्शन, कुछ लाइट की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। बुक्स आप, मेरा सजेशन है जो मैंने बताई है आप मंगा लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और वैसे ही हमने आज पढ़ाया है, मैं नोट्स बनाते होंगे तो बना लीजिए, बड़ा अच्छा है। और क्या होता है, हमें जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसकी शुरुआत में इन लेक्चर PDF आपको शो की जाएगी, नोट्स आपको प्रोवाइड हो। ओके, लर्निंग IT है, मन लगा के पढ़िए। और आज का लेक्चर आपको बड़ा कठिन लग सकता है, बड़ा इनोवेटिव लग सकता है, बड़ा बेकार लग सकता है, बट इट वाज द बिगिनिंग। और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ न कुछ आपको ऐसा जरूर मिला होगा जो आपको नहीं मालूम होगा। और आज मैंने बहुत ही थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप का पढ़ाया है और रिफ्लेक्शन से आपको इंट्रोड्यूस कराया है। और नेक्स्ट टर्न पर हम लोग फिर रिफ्लेक्शन में IT लेवल टच करेंगे। पहले रिफ्लेक्शन में IT लेवल टच करेंगे और फिर उसके बाद जानते ही हैं नॉर्मल रूटीन है, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन